Welcome guys. Today I am going to talk about the future perfect tense. Dear students, we all know that I have taught you present perfect tense, past perfect tense. Today I am going to talk about future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. Dear students, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में मतलब होता है भविष्य पूर्ण काल। भविष्य पूर्ण काल। अब आपको मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि भविष्य पूर्ण काल का मतलब होता है कि भविष्य के अंदर कोई भी काम पूरा हो चुका होगा। यानी हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि वह कल आ चुका होगा, नीना ने कल होमवर्क कर लिया होगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम बताते हैं कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर। completed action in the future. completed action in the future. भविष्य के अंदर कोई भी काम पूर्ण हो चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि आखिर इस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको हर टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हो, या फिर तीनों कंटिन्यूअस हो इनके, या फिर दो परफेक्ट हो, तो मैंने प्रत्येक के आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन को क्लियरिफाई किया है। बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, many students cannot recognize which tense is used in this side. तो हम इसकी हिंदी पहचान के रूप में लेंगे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये तो सामान्यतः चलती हैं, जो कई बार मैंने आपको क्लासेज में भी 6th स्टैंडर्ड से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ। तो हमें इसके साथ साथ और भी देखना है कि लाया होगा मतलब लिया होगा, लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, ई होगा, ए होगा, अ होगा। ये विभिन्न प्रकार के जो सेंसेज निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसी भी काम को फ्यूचर में पूर्ण बताते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग हिंदुस्तान के अपने लोग जो हैं वो कैसे यूज करते हैं। सेंटेंस तो एक ही होता है, लेकिन उसके जो बोलने का जो वे है, तरीका है, वो डिफरेंट होता है। जैसे वह आ चुका होगा, वह आ लिया होगा, वह आ गया होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग, सेंटेंस तो एक ही होता है, लेकिन अपना जो वे ऑफ टंग है वो डिफरेंट होता है। तो हमें इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, अपने को सेंस ऑफ सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, कंसीडर करना है कि उसका जो भाव है वो क्या आ रहा है। वो आएगा कि कोई भी काम फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे
जो अपनी ऑलरेडी ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है, जो पहले से चली आ रही है, जो बुक्स में भी उसका डिस्क्राइब अच्छी तरह से किया हुआ होता है कि आई और वी हमें जहाँ पर दिखाई दे वहाँ पर हम लोग शैल हैव लेंगे। सेकेंड थिंग, बाकी सभी के साथ हम लोग विल हैव लेंगे, लेकिन कीप इन माइंड, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, जिसमें मोस्टली स्पोकन इंग्लिश और रिटन बोथ, अब क्या हो रहा है कि सेल को, जो सेल है ना, ये फ्यूचर से बिल्कुल गायब होता नज़र आ रहा है। इसे हटा दिया गया है। विशेष ध्यान देना, सेल को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी के साथ विल बी, विल हैव को यूज कर सकते हैं। कीप इन माइंड, विशेष ध्यान रखना, सेल जो है वो इतना महत्व नहीं रखता मॉडर्न इंग्लिश में। हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो परंपरागत तो हम लोग इसको यूज करते ही हैं, और करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सेल को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो आई वी के साथ सेल हैव, और अगर हम विल हैव भी लगा देते हैं तो गलत नहीं है। बाकी सभी के साथ विल हैव लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव आएगा। दोनों के लिए काफ़ी है, बहुत ही हल्का हो गया बिल्कुल। अब आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई सेल हैव, विल हैव, दोनों में अलग अलग लगाऊं। अगर आप सभी के साथ विल हैव लगाते हैं तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। और अगर हम ट्रेडिशनल के रूप में देखें तो डियर, यहाँ पर हम सेल हैव लिख सकते हैं आई और वी के लिए, प्लस पार्टिसिपल वर्ब लेंगे। पार्टिसिपल वर्ब यानी कि जो भी वर्ब होती हैं उसकी थर्ड फॉर्म लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि वर्ब के 3 भाग होते हैं। मोस्टली, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने फॉल यानी गिरना, फिर सेकंड फॉर्म होगी फैल यानी गिरा, और थर्ड फॉर्म होगी फॉलन यानी गिर चुका। डियर स्टूडेंट्स, वैसे वर्ब के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ में आईएनजी लगाते हैं, और फिफ्थ में टू लगाकर हम कमांड देते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो। लेकिन मोस्टली 3 रूप जो हैं वो टेंसीज के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें लर्न करना चाहिए, क्योंकि आज का जो ज़माना है डियर स्टूडेंट्स वो इंग्लिश का है। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन यू आर लिटरेट इलिटरेट मैन। सो प्लीज कीप योर अटेंशन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम इसे आगे बढ़ें कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद एक्सेप्ट्राज लगाकर इस सेंटेंस को यहाँ तक रोक देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे करें, बिकॉज without translation we can't make paragraphs, we can't write anything else in the English language. Then please
Look at the board. Just I am giving you example for example. वह गिर चुका होगा। अब देखो बोलने के तरीके, मैंने अभी भी बताया ना हिंदी पहचान में कि लोगों के बोलने के तरीके अलग हैं। वह गिर चुका होगा तो कोई कहेगा वो गिर गया होगा, है ना। तो आखिर सेंटेंस एक ही है, वह गिर चुका होगा या वो गिर गया होगा, तो दोनों में सेंस एक ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वह जो है गिर चुका होगा, इसका मतलब मेल है, तो डियर हम ही लेंगे। ही और आई वी सभी के साथ मैंने मॉडर्न इंग्लिश में बताया आपको विल हैव। अब हम देखेंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब हमने ले ली है। ऑक्सिलियरी जिसका सहायक क्रिया मीन होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब का सिनोनिमस है, जिसे विशेष आप ध्यान रखें। तो ही विल हैव, अब फॉल गिरना, फैल गिरा, फॉलन गिर चुका, तो ही विल हैव फॉलन। ही विल हैव फॉलन, वह गिर चुका होगा, वो गिर गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि देखो कोई भी एक्शन जो है वो भविष्य के अंदर डन हो चुकी होगी। ही विल हैव फॉलन, वह गिर चुका होगा। अब हम अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो ही विल हैव फॉलन फ्रॉम ट्रैवल, चेयर, इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट्राइज वगैरह इसको लॉन्ग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन सेंटेंसेस को। अब मैं आपको इसका नेगेटिव कैसे बनता है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किसी भी वाक्य के 4 भाग होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। 4 parts of a sentence, and we must learn to improve our English language. And if you want to fluently English, then please attention on every part of sentence. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेगेटिव पार्ट की बात करेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैंने बार बार आपको बता दिया है, नकारात्मक होता है। अब इसका जो पैटर्न बनेगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल लेंगे, फिर हम लोग सेल, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सेल अब इतना महत्व नहीं रखता, प्लस नॉट, विल सेल, फिर सब्जेक्ट बीच में लगाएंगे, उसके बाद हैव लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, सेल, दोनों में से, लेकिन मैंने आपको बता दिया मोस्टली विल को ही लेना है। उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव। इसका एक विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये विल हैव होता है, विल हैव,
तो अपने को नेगेटिव में नॉट बीच में घुसाना है, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, कीप इन माइंड, इसको याद रखना है। सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझे। एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि वह गिर चुका होगा, वह गिर गया होगा, तो अब हम लेंगे वह नहीं गिर चुका होगा, वह नहीं गिर चुका होगा, वह नहीं गिर चुका होगा। देखो हिंदी बोलते समय अपने को सेंस आ रहा है नहीं, जहाँ पर भी नहीं आए वो नेगेटिव होता है, निषेधात्मक वाक्य। अब हम इस पैटर्न से इसको बनाएंगे तो अपना एंस होगा ही विल नॉट हैव फॉलन, he will not have fallen, वह नहीं गिर चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरा जो पार्ट है वो है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हर टेंस में मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होता है जो क्वेश्चन करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न है। इन दिस पैटर्न वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको ही मैं ले लेता हूँ। वह नहीं गिर चुका होगा को हम कहेंगे क्या वह गिर चुका होगा, क्या वह गिर चुका होगा। इंट्रोगेटिव सिंबल तो बनेगा विल ही हैव फॉलन, will he have fallen, will he have fallen, क्या वह गिर चुका होगा, will he have fallen। ऐसे क्वेश्चंस जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं वो यस और नो वाले होते हैं। एक होते हैं डियर स्टूडेंट्स WH फैमिली से, जो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। WH फैमिली व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन, विच वगैरह होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सीख रहे हैं, ऑक्सिलरी वाले सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा विल ही हैव फॉलन। डियर, अब इसका जो नेगेटिव है कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाता है, तो लास्ट पार्ट को भी हम देखें। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है, एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पैटर्न बनेगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये का ये हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। क्या वह नहीं गिर चुका होगा? नहीं गिर चुका होगा। तो डियर हम इस प्रकार से बनाएंगे, विल ही, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। विल ही हैव नॉट फॉलन और क्वेश्चन मार्क। Dear students, keep in mind always only difference interrogative and interrogative negative is not. Which not? It appears in sentence. Then we can easily understand which is interrogative and which is interrogative negative. Thank you very much my dear students to watch my video. I have described it in very well good way and I hope that you will understand. So I am giving you the home assignment. Please make 5 sentences every part of this tense: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Thank you very much. Have a nice day. Best of luck.